कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल लर्न एंड ग्रो में। मैं हूं आपका राज सर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स, यानी कि भारतीय वन या एनसीईआरटी की फिजिक्स आप बोल लो। उसका हम लोग एक्सरसाइज 1 करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो फिजिक्स हमारा है क्लास 10th का, इसमें जो प्यारे बच्चों सिलेबस आपको पढ़ना है, उस सिलेबस को देखते हैं। यानी विषय सूची हम लोग जो जिस जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर आपके सामने है। मैं बताता हूं कि इस विषय में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला चैप्टर तो भाई ये होने वाला है। दूसरा चैप्टर होगा प्रकाश का अपवर्तन, इसी बुक का। तीसरा होगा मानव नेत्र, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में अगर बोले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है प्यारे बच्चों मानव नेत्र, जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे, और वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम, वर्णपट, इन सभी चीजों के बारे में तीसरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चौथा चैप्टर जो होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा का होगा। पांचवा चैप्टर होगा प्यारे बच्चों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव का मतलब डेनमो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों ऊर्जा का स्रोत। यानी टोटल हमारे जो भौतिकी है क्लास 10 की, बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके बुक में ये टोटल 6 चैप्टर हैं, जिन्हें हम बारीकी बारीकी से पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में प्यारे साथियों पढ़ने वाले हम पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन है जो हम बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, सबसे पहले यहां है शिक्षा ही है गौरव हमारा, शिक्षा ही हमारी शान है। प्यारे बच्चों, शिक्षा ही हमारी गौरव है, शिक्षा ही हमारी शान है, और शिक्षा ही स्वाभिमान हमारा, शिक्षा ही हमारी पहचान है। तो जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, सभी को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा को एकदम बहुत ही मेहनत से लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ भी है तो शिक्षा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हर जगह लोग पूजेंगे। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, कीमत हर एक चीज की होती है, लेकिन ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, कीमत जो है हर एक चीज की होती है, पर ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। आगे का लाइन है, सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है, सच्ची बातों को जान लेने का नाम प्यारे बच्चों ज्ञान है, और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही इस दुनिया में महान है। इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर है स्टार्ट होने वाला है, प्रथम चैप्टर, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन। इसे हम इंग्लिश में बात करें तो प्यारे बच्चे से बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखना चाहिए, है कि नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्यारे बच्चों, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर आज की इस क्लास में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रकाश का परावर्तन लिखा हुआ है ना बाबू, इसमें पहला जो वर्ड आ रहा है प्रकाश, ये क्या होता है इनके बारे में समझें। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो प्रकाश वह बाह्य कारक है, प्रकाश एक ऐसा बाहरी कारक है जिसकी मदद से हम दुनिया की कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। आज हम लोग जितनी भी चीजों को देखते हैं अपनी आंखों से, एक्चुअल में वो हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उस वस्तु पर सबसे पहले प्रकाश की किरण पड़ती है, और वहां उस वस्तु पर किरण पड़ने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर के हमारी आंख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर हम किसी वस्तु को देखें तो उसके लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। अगर एक बंद कमरे में पूरा कमरा अंधेरा कर दिया जाए और हमसे कोई वस्तु के बारे में पूछा जाए तो क्या आप बता पाओगे कि कोई सामान कहाँ पे क्या रखा हुआ है? नहीं ना। इसीलिए आंख रहते हुए भी हम अंधा हो जाते हैं अगर प्रकाश ना मिले तो प्यारे बच्चों, प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी मदद से हम सभी किसी भी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। क्लियर है? प्रकाश समझ रहे हैं? प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी मदद से या जिसकी सहायता से हम दुनिया के किसी भी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों प्रकाश स्रोत। जब हम लोगों ने समझा कि प्रकाश क्या होता है तो समझ गए। अब जो टॉपिक आ रहा, हमारा जो अगला बिंदु आ रहा है वो आ रहा प्रकाश स्रोत। स्रोत का मतलब प्यारे बच्चों साधन, माध्यम। अब ये प्रकाश जो है वो किस माध्यम से आता है उसके बारे में। तो जिस वस्तु से प्यारे बच्चों प्रकाश निकलती है ना, जैसे आप जलते हुए बल्ब से देखिए प्रकाश निकलता है, सूर्य जब उदय होता है तो उससे प्रकाश निकलती है। तो जो वस्तु से प्रकाश निकलती है ना,
जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है प्यारे बच्चों उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलती है तो सूर्य क्या हो गया, प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश के आने का साधन। तारे हो गए, बिजली का बल्ब, उसके बाद मोमबत्ती जलती हुई लैंप हो गया, ये सभी चीज जो है वो है प्रकाश स्रोत। मतलब इन सभी चीजों से हमें प्रकाश मिलती है। ठीक है, समझ रहे प्रकाश स्रोत। ऐसी वस्तु जिससे भैया प्रकाश निकले उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए आगे का अब जो टॉपिक है, एक और बात याद रखना प्यारे साथियों कि प्रकाश जो है ना बाबू, ये प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए अब है आगे प्रकाश पर ऊर्जा है। अगला टॉपिक आता है प्रदीप्त या फिर इसे हम दीप्तिमान भी कहते हैं। प्यारे बच्चों प्रदीप्त या फिर दीप्तिमान वस्तु हम किसे कहते हैं, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है ना, उत्सर्जित का मतलब निकालती है ना, जो वस्तु प्रकाश निकालती है उसे हम प्रदीप्त या फिर दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, अगर बल्ब जल रहा है तो उससे क्या निकलेगी, प्रकाश निकलेगी ना, तो वो हो गई प्रदीप्त वस्तु। क्या हो गई, प्रदीप्त वस्तु। या फिर बिजली का जो बल्ब हो गया, सूर्य, सूर्य जैसे ही उदय होता है तो उस सूर्य से क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है, तो सूर्य क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु। उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो उससे भी प्रकाश उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। तो ऐसी कोई भी चीजें जिससे प्रकाश बाहर निकले या उत्सर्जित हो उसे हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु या फिर दीप्तिमान वस्तु। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे का टॉपिक है प्यारे साथियों, अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि प्रदीप्त का ठीक उल्टा अप्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो वस्तु मतलब ऐसे आप समझो ना कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबल ले लो या आप चौकी ले लो, घर ले लो, दीवार ले लो, इससे कोई प्रकाश निकलती है क्या, नहीं निकलती है ना, तो वो वस्तु हो जाएगी अप्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है ना प्यारे साथियों उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, पेड़, वृक्ष, ये सभी चीजें जिससे प्रकाश बिल्कुल ना निकले उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अभी आपका प्रकाश का परावर्तन आगे स्टार्ट होने वाला है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आपको समझना चाहिए। हमें बच्चों ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए, एग्जाम पास करने के लिए नहीं। तो सबसे पहले ज्ञान भी तो होनी चाहिए ना, इन सब चीजों को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब आपका अगला टॉपिक है बाबू प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 1 या 2 नंबर में आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं। तो हमें क्या बताना है कि प्रकाश जब किसी धूलकण पर पड़ती है, समझ रहे प्यारे बच्चों, प्रकाश जब किसी धूलकण या सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो पड़ने वाली जो उस पर पड़ने वाली जो प्रकाश की कुछ ऊर्जा होती है ना, कुछ ऊर्जा को वो अवशोषित कर लेती है। वो जो धूलकण होता है, प्रकाश जब उस धूलकण पर पड़ती है तो वो धूलकण क्या करती है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेती है और उसे चारों ओर विकृत कर देती है, मतलब फैला देती है। कुछ ऊर्जा को अवशोषित किया और चारों ओर क्या कर दिया, विकृत कर देती है या फिर फैला देती है। और यही फैलाने वाली प्रक्रिया को प्यारे बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं रटने के लिए नहीं समझने के लिए पढ़ाता हूं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सीधा दिमाग में जाके बैठेगा, आवश्यकता नहीं रटने की। आप ध्यान से सुने, प्रकाश का प्रकीर्णन जब आपसे पूछा जाए सिंपली बताना कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण या धूलकण पर पड़ती है ना, तो वो धूलकण या सूक्ष्म कण उस प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसे चारों ओर विकृत कर देती है, फैला देती है। तो इसी प्रक्रिया को प्यारे बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब अगला बात है प्रकाश की किरण। अगला पॉइंट हमारा है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण मतलब रे ऑफ लाइट, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को, एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्यारे बच्चों प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा में प्रकाश जब गमन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों प्रकाश की किरण। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, अगला बिंदु, प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण पुंज। तो प्रकाश के किरणों के समूह, मतलब एक किरण नहीं, बहुत सारे किरण जब प्रकाश से निकलते हैं ना, तो उस किरणों के पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को, पूरे झुंड को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश की किरणों के जो समूह होते हैं उसे हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्यारे बच्चों किरण पुंज की बात करें
तो ये मुख्यतः आपको 3 प्रकार की होती है, याद रखना। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, या फिर किरण पुंज नहीं बता करके आपको वहां लिख सकता है प्रकाश पुंज। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस बार जो बिहार बोर्ड के बच्चे टेस्ट एग्जाम दिए ना अपने विद्यालय में, वहां पर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है प्रकाश का, मतलब प्रकाश का नहीं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज बोलो या प्रकाश पुंज बोलो, एक ही बात है। किरण कहां से आ रही है, प्रकाश से ही आ रही है, तो हम प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो किरण पुंज आपको किसे कहते हैं ये तो आपको पता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब आगे बिंदु ये आता है, अगला पॉइंट ये आता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बाबू। तो आपको बताना है सर जी, प्रकाश के जो किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता अपसारी किरण पुंज, जिसे हम डायवर्जिंग बीम बोलते हैं प्यारे साथियों। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, जिसे हम पैरेलल बीम बोलते हैं। तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, जिसे हम कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब इस तीनों जो प्रकार हैं किरण पुंज के, जो तीनों प्रकार हैं, इन तीनों को हम लोग एक एक करके बारीकी बारीकी से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है प्यारे बाबू वो है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, तो ये अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिए। अपसारी किरण पुंज होता है वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है और यहां से प्रकाश की किरणें निकल करके पूरा फैल रहा है। ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो क्रिया है, जब किसी बिंदु से बाबू अगर प्रकाश की किरणें फैलती चली जाएगी ना, पूरा फैलते जाएगा इस तरह से, तो ये वाला जो सोर्स है इसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। ये वाला यानी कि जब किसी बिंदु से, जब किसी पॉइंट से प्रकाश की बहुत सारी किरणें फैलती चली जाएगी, वो कहलाएगी अपसारी किरण पुंज। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती चली जाएगी, उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। दूसरा आता है समांतर किरण पुंज। समांतर क्या होता है, नाम ही समांतर है, तो एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे के भैया समांतर होगा, इस प्रकार से होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। जब भी प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी, एकदम बिल्कुल पैरेलल में जाएगी, तो ये वाला जो है किरण पुंज क्या कहलाएगा बाबू, ये वाला किरण पुंज कहलाएगा समांतर। यानी एक दूसरे के बीच बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में ये गमन करेगी। प्रकाश जब बिल्कुल एकदम समांतर होकर के जाती है, प्रकाश की किरण जब समांतर होकर के जाती है प्यारे बाबू, तो इसे हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्लियर है। अब आगे का पॉइंट है, तीसरा जो टाइप है अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज। वो क्या होता है, देखिए, वह किरण पुंज प्यारे साथियों जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। जैसे मान लीजिए यहां पे हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पॉइंट पे, इस तरह से ये आ रही है, फिर दूसरा किरण यहाँ पे आ रही है, तीसरा भी आ रही है, चौथा भी आ रही है। इस तरह से बहुत सारी किरणें जब आ करके एक बिंदु का निर्माण करती है, एक पॉइंट बनाती है, तो ये आने वाली जो किरणें हैं, ये कौन सी किरणें हैं, ये सारे किरण पुंज कौन से हैं, अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी मतलब प्रकाश की किरणें जो है वो आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई महसूस होगी या फिर मिलती है, उसके हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसका एक डायग्राम है जो आपके भारतीय वन की किताब में मिल जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है, आप ध्यान से देखें। एक पॉइंट है, यहां से बहुत सारी किरणें निकल करके फैल रही है। तो हमने क्या बताया पहला टाइप में, अपसारी किरण पुंज, यानी कि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाएगी, तो वो हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। ठीक है। दूसरा क्या बताया कि एकदम बिल्कुल देखिए समांतर है, एकदम समांतर होगा, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल होगी, यानी कि एक दूसरे के समांतर होगी, तो बाबू समांतर किरण पुंज कहेंगे। तीसरा हमने क्या बोला, कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है, देखो एक बिंदु पर आकर के मिट कर रही है, मतलब मिल रही है, एक बिंदु पर आकर के मिल रही है। यहां पर जब मिल जाती है ये वाली किरण, तो इसको हम कहते हैं, सारी किरणें जो है किरण पुंज जो है वो कौन सा है, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है देखिए,
अब अगला टॉपिक है प्यारे साथियों, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। तो देखिए, वैसा पदार्थ ना बाबू जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए। जैसे पानी में अगर लाइट मारोगे तो सीधा पानी के अंदर दिखेगा, पानी के अंदर के सामान जो वो दिखेंगे। हवा में अगर लाइट मारेंगे यानी कि अपने वातावरण में मारेंगे तो एकदम बहुत जल्दी जाएगा। और हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर घंटा, ये सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस चीज को हम लोग सेकंड चैप्टर यानी प्रकाश का बर्तन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, फिलहाल मैं बताता हूं। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके ना बाबू, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आपको तो याद हो गया होगा पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। वह पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाए वो हमारा पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे शीशा यानी कांच हो गया, पानी, हवा, इन सभी चीजों से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तो ये सभी पदार्थ जो है क्या कहलाएंगे, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है बाबू पारभासी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की कुछ ही मात्रा, मतलब पूरा लाइट अगर मारते हो, पूरी लाइट इस पार से उस पार नहीं जाएगी, पूरी रोशनी नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत रोशनी उस पार जाएगा, बाकी रह जाएगा, तो उसे हम उस पदार्थ को कहते हैं पारभासी। जैसे आपको अगर कांच शीशा है लेकिन घिसा हुआ शीशा है, तो उसमें अगर जब लाइट मारोगे ना, जब उस पर टॉर्च मारोगे तो प्रकाश की कुछ ही मात्रा आपको उस शीशा के उस पार जाएगी, बाकी नहीं जाएगा। तो जो घिसा हुआ कांच है प्यारे बच्चों, ये पारभासी पदार्थ हो गया। कौन सा पदार्थ होगा घिसा हुआ कांच, पारभासी पदार्थ। जिस कागज में तेल लगा हुआ उससे भी प्रकाश की किरणें जल्दी आर पार नहीं होगी, वो भी पारभासी पदार्थ है। बैलून हो गया, बैलून का रबर बोलो, कुहासा, जब मौसम खराब होती है ठंड के मौसम में तो कुहासा लगती है, ओस गिरते हैं कुहासा। इस कुहासा में भी आप देखो, जब गाड़ी हम लोग चलाते हैं बाइक वगैरह, तो उसकी जो बाइक की हेडलाइट्स की लाइट है वो बहुत दूर तक नहीं जाती है, मतलब रुक जाती है, थोड़ा बहुत जा पाता है, जिससे हम लोग को कुहासा में गाड़ी चलाते वक्त ध्यान देना पड़ता है कि आगे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो कुहासा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कुहासा हो गया, बैलून का रबर, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, ये सभी के सभी कौन से पदार्थ हैं, तो पारभासी पदार्थ है। पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की कुछ ही मात्रा आर पार कर सके, उसे पारभासी कहते हैं। अब लास्ट वाला है अपारदर्शी पदार्थ। इसका नाम है, देखिए, पारदर्शी हमने पढ़ा जिससे आसानी से प्रकाश आर पार हो जाए, और अपारदर्शी लग गया तो बिल्कुल एकदम पार नहीं होगा। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने ही नहीं देता है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी में अगर लाइट मारो, चौकी पे अगर लाइट मारो तो चौकी की इस पार से उस पर लाइट जाएगा, नहीं जाएगा। पलंग पे लाइट मारो, घर की दीवार पे मारो, उस पार नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। तो वो सभी पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार ना हो बिल्कुल भी, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं आपके चैप्टर पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ये आपको निश्चित रूप से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश का परावर्तन क्या है। किसी भी एंगल में लिख के दे, कहने का मतलब यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, सबका मतलब वही होता है कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में आपसे परिभाषा पूछा जा रहा है। तो प्यारे साथियों, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो हम क्या परिभाषा बोलेंगे इसका, इनका परिभाषा बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से, मान लीजिए यहाँ पे एक, मान लीजिए ये वाला आपको दिख रहा फिगर में, चलिए बता देता हूं। इस तरह से जो आपको दिख रहा है, ये वाला इस साइड वाला जो सतह है प्यारे बच्चों, ये नीचे वाला जो सतह है वो आपका चिकनी सतह, कैसी सतह है, चिकनी है। इस ये आपका जो फिगर दिख रहा है ना, ये वाला जो करके ऐसे रखा हुआ, ये आपका रजतित भाग है। और प्यारे बच्चों ये दर्पण है समतल, ये जो डायग्राम दिख रहा है ऊपर वाला, ये समतल दर्पण का है, जिसमें एक भाग इसका रजतित भाग होता है, जिसे हम कहते हैं पॉलिश किया हुआ भाग, ये वाला। तो ये आपका रजतित भाग है, क्या है, रजतित भाग, या फिर इसे हम कह सकते हैं पॉलिश वाला भाग। ये सारे एक साइड से आप पॉलिश कर देते हैं। और ये दर्पण आपके घर में बिल्कुल मिल जाएंगे। अपने घर में जो शीशे में आप मुंह देखते हो ना कि मेरा मुंह कितना सुंदर है, कितना खराब है, वो वाला दर्पण जो बाबू, वो कौन सा दर्पण है, वो समतल दर्पण है। जिस आईने में हम लोग मुंह देखते हैं ना, वो हमारा दर्पण समतल है। अगर उस आईने के कवर को जरा खोल के देखें,
एक साइड से पॉलिश किया हुआ है, दूसरी साइड से हम अपने फेस को देखते हैं। अगर उस पॉलिश वाले भाग को नोच के हटा देते हैं या फिर साफ कर देते हैं, आपका प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा, इस पार से इस पार की वस्तु दिखेगी। इसीलिए एक भाग जो है कलर किया जाता है, ये वाला भाग कलर वाला हो गया। दूसरी भाग जो इस बाहर वाले जो भाग देख रहे हैं, इस साइड वाले भाग जो दिख रहे हैं, ये वाले भाग आपके क्या है बच्चों, चिकनी सतह है। तो प्रकाश की किरण जब भी आके टकराएगी ना, तो इधर को टकराएगी, पॉलिश में नहीं टकराएगी। उधर से टकराने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ बनेगा ही नहीं। तो जब भी मान लो कोई प्रकाश की किरण किसी सोर्स से, चाहे सन से या किसी लाइट से कहीं से आ रहा है, एक प्रकाश की किरण आती है बाबू, और ये समतल दर्पण पर आकर के एक चिकनी सतह पर आकर के पड़ती है। तो प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराया, और टकराने के बाद वापस लौट जाएगा। जितना कोण बना करके आता है ना, जिस एंगल में, जिस माध्यम में आती है, उसी माध्यम में वापस यहां से लौट जाती है। तो ये वाला प्रकाश की किरण आई, किसी चीज चिकनी सतह पे टकराई, टकरा करके वापस लौट गई, यही प्रक्रिया है बाबू प्रकाश का परावर्तन। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये आपका है समतल दर्पण, जिसके एक भाग भैया पॉलिश किए हुए हैं, कलर किए हुए हैं, रस्तित भाग है। दूसरा साइड आपका चिकनी सतह है, प्लेन है। जब कोई प्रकाश की किरण इस चिकनी सतह पर यहाँ के पड़ती है ना, पड़ने के बाद वापस लौट जाती है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में आपको ये वाली जो किरण गई, इस किरण को प्यारे बच्चों बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। याद रखिएगा, हर एक चीज के बारे में पढ़ना है। देखिए अभी हम जितने भी नाम इसमें इंडिकेट करेंगे, सभी नाम के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप समझते जाओ। जब कोई प्रकाश की किरण आती है, चिकनी सतह पर टकराती है, तो जो आने वाली किरण है ना, वो आपतित किरण है, ठीक। और ये जो किरण आई और एक बिंदु पर आकर के पड़ी, मतलब समतल दर्पण के जिस भी सतह, मान लीजिए यहीं से आके यहां पड़ती है, चाहे यहां से लेके यहां पड़ती है, यहां से यहां, मतलब कहीं भी अगर आके पड़ती है, तो जिस बिंदु पर पड़ती है ना बाबू, जिस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण एक समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आकर के मिलती है ना प्यारे बच्चों, आपतित किरण किसी समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं। दो बातें आपको समझ में आ गई। तीसरा देखते हैं। देखिए, एक तो हमने बताया कि आने वाली किरण है जो कि आपतित किरण है, एक यहां पर टकराने के बाद बिंदु बनाया, तो यह आपतन बिंदु हो गया। और यहां से जब वापस लौटती है ना, तो लौटने वाली किरण का नाम है प्यारे बच्चों परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण परावर्तित, दोनों का पॉइंट बना आपतन बिंदु। इस दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है प्यारे बच्चों, एक लंब होता है, जिसे एन से इंडिकेट किया गया, मतलब नॉर्मल, जिसे हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं इसे अभिलंब। क्या बोलते हैं बाबू, अभिलंब। समझ रहे हैं, चलिए अभिलंब तक हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है बच्चा, जिसको बोलते हैं एंगल आई। इंसिडेंट रे, आई से इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी आपतन कोण। इंसिडेंट रे मतलब, सॉरी रे बोल दी, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल होगा प्यारे बच्चों, इंसिडेंट एंगल, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है। और देखिए परावर्तित किरण, ये आपको बता दिया हमने, ये वाली परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बनता है, जिसको बोलते हैं एंगल आर, और इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो बस इतने ही सारे नाम इसमें आते हैं, और ये आपको एग्जाम में आपको इसका डायग्राम भी बोल सकता है बनाने के लिए, तो आपको सीखना चाहिए। आप एक समतल दर्पण ले लेना, एक साइड पॉलिश कर देना, एक साइड पॉलिश वाला भाग होगा, आपतित किरण को गुजारना है, टकराने के बाद वापस लौटाना भी है, बीच में अभिलंब बनेगा, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। अब इसमें जितने भी नाम आए, जैसे आपतित किरण आए, आपतन कोण आए, परावर्तन कोण आए, आपतन बिंदु आया, परावर्तित किरण आया, इन सभी को एक एक करके प्यारे शब्दों पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं किरण आरेख के बारे में। तो किरण आरेख जो होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है समझिए। प्रकाश की किरणों का एक रास्ता होता है, उसको दर्शाने वाला
जो आरेख दर्शाने वाला जो चित्र होता है उसको हम कहते हैं किरण आरेख। समझ रहे हो? प्रकाश की किरणों का जो पथ रास्ता होता है उसे दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। छोटा सा चीज था ये, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना है। अब आता है परावर्तन के नियम। ये भी पूछा जाता है परावर्तन के नियम कितने हैं, या परावर्तन के 2 नियमों को लिखे, ऐसे भी आ सकता है। तो पहले समझना है परावर्तन के नियम। तो प्रकाश की किरण जिस किसी सतह पर पड़ करके जिन नियम को, जिन रूल को फॉलो करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ करके और जिस माध्यम से आई और उसी नियम को, जिस नियम से आती है और उसी नियम को फॉलो करते हुए वो दूसरे परावर्तित हो जाती है, तो यही आने से लेकर के जाने वाला जो नियम लागू होता है इसी को हम कहते हैं परावर्तन का नियम। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ करके, मान लीजिए अभी हमारा जो सतह था वो क्या था, समतल था, समतल दर्पण था, ये वाला पॉलिश भाग था, ठीक है, ये पॉलिश वाला भाग था बाबू। इसमें एक वाला आगे वाला पार्ट जो है ये वाला, इस तरह वाला पार्ट चिकनी सतह है। तो प्रकाश की किरण मान लीजिए कहीं से यहां से आकर के इस पर पड़ती है, तो जिस नियम से ये जा रही है ना, जिस नियम से जाकर के वापिस लौट गई ना, जो नियम को फॉलो करते हुए गई है उस नियम को फॉलो करते हुए वापिस जाती है, तो यही नियम को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम। और बीच में क्या बनता है प्यारे साथियों, अभिलंब बनता है। क्या बनता है, अभिलंब। समझ रहे हैं? परावर्तन का नियम समझ में आया कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर जा करके जिन नियम को, जिस तरीके से जा रही है, जिस एंगल बनाते हुए जा रही है उसी एंगल बना करके वापिस लौटती भी है, और यही नियम को हम प्यारे बच्चों परावर्तन का नियम कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, जो प्रकाश का परावर्तन अभी हम पढ़ रहे थे ना, उसमें जितने भी नाम आए, जैसे आपतित किरण आया था नाम, परावर्तित किरण, अभिलंब, उसके बाद आपको आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास आए थे, आने वाली किरण थी भैया आपतित। जो किरण आकर के एक चिकनी सतह पर पड़ी थी ना, उस किरण का नाम था आपतित। और इसे देखिए क्या कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को भैया आपतित किरण, अभी तुम जस्ट बताए थे ना कि किसी चिकनी सतह पर पड़ने वाली जो किरण है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा आया था आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है ना, देखिए ये आपका था समतल दर्पण, ठीक है, पॉलिश वाला भाग समझ लीजिए आप। और एक किरण ऐसे गई, तो जो किरण किसी चिकनी सतह पर आकर के पड़ी ना, ये किरण है गया आपतित किरण। और बिंदु बनाया ना, जिस बिंदु पर आकर ये टकराई है, इस बिंदु का नाम था बाबू आपतन बिंदु। क्या था, आपतन बिंदु। बस इन्हीं बातों को हम समझा रहे हैं कि जिस बिंदु पर, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराई नहीं, सतह से टकराई है, इसी बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपका था परावर्तित किरण। आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, उसके बाद किरण जो है वापिस लौटी थी, परावर्तित किरण। तो प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण कहते हैं जिस माध्यम में चल करके आपतित किरण सतह पर आती है ना, जिस माध्यम में किरण आ रही थी और आने के बाद उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट गई, उसी किरण का नाम है परावर्तित किरण। यानी जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में वापिस लौट जाती है, और वही लौटने वाली किरण जो है परावर्तित किरण है। उसके बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब आया था। तो अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब, ये वाला आपतित किरण, ठीक है, और ये वाला परावर्तित किरण, इसके बीच में खींचे गए जो लंब है इसे हम अभिलंब कहते हैं। अब आता आपतन कोण। तो आपतन कोण को तो बता ही दिए ना कि आपतित किरण और अभिलंब, यानी यहां समझिए, देखिए ये वाला आपतित किरण था और ये परावर्तित था, बीच में अभिलंब है। तो आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब, समझ रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। अगर परावर्तन कोण पूछा जाए तो इसमें देखिए एंगल आर बनता है, तो क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब, जिस प्रकार हमने बोला आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, परावर्तन कोण को हम समझा दिए। अब आते प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी VVI लगा लो बाबू, ये पूछा जाता है 2 नंबर में।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो भैया पहला बात तो ये कि 2 नियम होता है। दोनों नियम को समझिए। देखिए दोनों नियम क्या क्या है, ध्यान से समझिए। 2 नियम। पहला नियम है प्यारे साथियों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे हमने बताया समतल दर्पण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हुआ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, इसको हम बोलते हैं पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है, अभिलंब या लंब है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये बात हो गया पहला। दूसरा नियम होगा प्यारे बच्चों, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर। मतलब एंगल आई यानी आपतन कोण, बीच में बराबर, एंगल आर मतलब परावर्तन कोण। दूसरा नियम ये हुआ। इन दोनों नियम को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन प्यारे बच्चों, समतल दर्पण अभी हमने आपको दिखाया था, ये था आपका समतल दर्पण। ये क्या था, समतल दर्पण, जिसके एक भाग पॉलिश किए हुए हैं और दूसरी भाग चिकनी सतह है। इस पर जब कोई किरण, इस प्रकार से जब कोई किरण यहां से पड़ती है ऐसे करके, तो जिस प्रकार से ये किरण जाती है ना प्यारे बच्चों, ये जो किरण जा रही है और समतल दर्पण पर पड़ती है तो वो फिर उसी दिशा में लौट जाती है, मतलब इसी दिशा में आ जाती है। जिस दिशा होके जाती है समतल दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद उसका परावर्तन कैसे होता है, इसी होकर के हो जाता है। समतल दर्पण पर जब किसी प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण जो जाती है, मतलब आपतित किरण जो जाती है, वो टकराने के बाद ठीक उसी रास्ते होकर के वापस लौट जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। तो इसी नियम को, इसी चीज को हम कहते हैं, ये जो है वापस लौट जाती है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें कैसा, समतल दर्पण में कैसा परावर्तन होगा, जिस दिशा होके जाएगी उतना ही, मतलब 90 डिग्री का अंश बना के आएगी। ठीक है, चलिए क्लियर यहां तक। अब अगले अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, वास्तविक, आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है, दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी। इन सभी चीजों के बारे में, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। फिर अवतल दर्पण पर जो 6 फिगर बनाया जाता है उसके बारे में, जैसे कि फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच हो गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो गया। इस प्रकार से वस्तु को रखा जाएगा, उसका प्रतिबिंब बनाया जाएगा। 6 प्रतिबिंब उसका पढ़ेंगे। उसके बाद हमें इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो है F बराबर R/2, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, जो कि काफी एग्जाम में 5 नंबर में आते हैं। इन सभी चीजों को अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।